वर्ष 2022 में होने जा रही जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी गणित विषय के कुछ संभावित प्रश्नों को हल करके देखेंगे और यह देखेंगे कि इस प्रवेश परीक्षा में गणित विषय से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला सवाल। 30 के गुणनखंड हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गुणनखंड क्या कहलाते हैं। गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर दें। जैसे 30 में या 30 को कौन कौन सी संख्या पूरी बार विभाजित कर देती है। सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 30। मतलब ये इस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। 30 को क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये 30 को पूरी बार विभाजित कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाला आंसर किसमें है। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य बताना। भाज्य होगा। इस प्रश्न में ये भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है। ज्ञात क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। तो इसका सबसे सरल तरीका है भाजक और भागफल का गुणा कर दो, जितना बचे शेषफल को उसमें जोड़ दो। तो ये बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इनमें हम मान रख देते हैं। तो भाजक कितना है? 51 गुणित भागफल 16 धन 27। अब क्या करना है? 16 का 51 में गुणा करना है। तो 16 एकम 16, 16 की 6 हासिल की 1, 16 पंचे 80, 80 और 1 81 धन ये 27 इसमें जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो बराबर आएगा 6 और 7 13, 13 की 3 हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4, 8 की 8, 843 आएगा। हमारा देखते हैं 843 किस में है? पहले वाले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 8192 है। मतलब दो संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल कितना आता है? 8192। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो तो छोटी संख्या है। छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना छोटी संख्या बराबर x। ये छोटी संख्या मान लिए। जब छोटी संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या उससे दुगनी है तो बड़ी संख्या बराबर 2x हो जाएगी, क्योंकि इसका दुगना 2x हो जाएगा। 2x। फिर इन दोनों का गुणनफल क्या है? मतलब ये है x गुणित 2x। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 8192 प्राप्त होता है। तो इन दोनों का गुणा कर दें। 2x का x में करेंगे तो 2x की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8192। अपन को इस x का मान ज्ञात करना है। तो x की घात 2 बराबर 8192 बटे 2। इस 2 से ये संख्या कट रही है। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और यहाँ पे 1 में भाग नहीं जाएगा तो 2 शून्यम 0। अब यहाँ 19 में देना है तो 2 नाम 18 बचा 1, 2 6 12। तो x की घात 2 बराबर 4096 आ गया। अब ये घात लगी है,
इस घात का मतलब है दी गई संख्या के वर्गमूल निकालना। दी गई संख्या के क्या निकालना? वर्गमूल। तो एक सबसे सरल विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इस संख्या के वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का, 2 छिंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 का, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 का, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब वर्गमूल में क्या करना है? 2 2 की जोड़ी बनाते, 1 2 3 4 5 और ये 6 जोड़ी बनी। तो हर जोड़ी का 1 लेंगे तो इस जोड़ी का इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो x बराबर आ जाएगा 64। और x अपन ने क्या माना था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बराबर 64। तो 64 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है चौथे ऑप्शन में 64। अगला प्रश्न देखते हैं। 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। मतलब क्या है? 80% को भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में मतलब अंश तथा हर के रूप में। तो 80/100 क्या करना है? जब 80% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर कितनी आ रही? 8/10। अब हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन है कि नहीं, 8/10 है कि नहीं। 8/10 पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। ये प्रश्न संख्या पद्धति से लिया गया है और इस परीक्षा में अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चीज हमें ये ध्यान रखना है कि वो संख्या कैसी होना चाहिए? छोटी से छोटी होना चाहिए और दूसरी विषम भी होना चाहिए। और तीसरी चीज इन अंकों का उपयोग करना है। छोटी बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेते हैं तो 1, फिर 0, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये कितनी बन गई? 10,345। 10,345 किस ऑप्शन में है? ये पहले वाले में है, 10,345 है, जो कि दशमलव भिन्न से लिया गया है। इसमें क्या बताना है? दशमलव रूप में 1 धन 1/10 धन 1/100 धन 1/1000 को सरल करने पर परिणाम मिलता है। जो सरल करेंगे हम, जो परिणाम आएगा उन 4 में से कोई एक होगा। तो अब इसको सरल कैसे करते हैं? सबसे पहले 1 को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि वो पूर्णांक है। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं 1 धन 1/10। 1 में 10 का भाग देना है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0.0, यहाँ पे इस दशमलव का ये 0 आ जाएगा। 10 एकम 10, कितना आ गया? 0.1। फिर दूसरा क्या है? 1/100। 1 में 100 का भाग देना है, भाग नहीं जाएगा। 0.0, इस दशमलव का यहाँ पे 0 अभी भी नहीं जा रहा क्योंकि ये 10 है, ये 100 है। तो भागफल में 109 रखेंगे, यहाँ पे 109 रख दिया। 100 एकम 100 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। धन इसका कितना आ गया? 0.01। फिर तीसरी भिन्न क्या है? धन
एक में 1000 का भाग देना है, तो एक में 1000 का भाग नहीं जाएगा तो शून्य दशमलव, इस दशमलव का यहाँ शून्य अभी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक शून्य, यहाँ पे एक शून्य अभी भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये 100 है, ये 1000 है। यहाँ पे 109 रख देंगे तो यहाँ पे 109 और हो जाएगा। अब 1000 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1000 एकम 1000, इसकी दशमलव भिन्न क्या बनी, 0.001। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि बीच में सबके बीच में धन का चिन्ह लगा है, तो ये पूर्णांक है तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे। अब इसको इसके नीचे जमाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा शून्य, यहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ आ जाएगा 1। इसको बराबर करने के लिए दशमलव शून्य कर सकते हो, कोई नहीं, चाहे 1 को ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो और चाहे ये लिखो, ये एक ही पढ़ा जाएगा। फिर अब इस वाली दशमलव भिन्न को इसके नीचे जमाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 1, इसको बराबर कर लो। फिर अब तीसरी दशमलव भिन्न ये है, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ पर 1, यहाँ पे शून्य, बराबर करने के लिए ये बराबर कर दिया। अब सबको जोड़ देंगे तो 1 1 1, दशमलव का दशमलव और 1, कितना आया, 1.111। अब ये वाला किसमें है, 1.111, बी वाले ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग, मतलब 4 अंक की बड़ी होना चाहिए और 4 ही अंक क्या होना चाहिए, छोटी, और उनका फिर क्या करना है, योग करना है। तो 4 अंक की जो बड़ी संख्या है वो 9999, ये 4 अंक की बड़ी संख्या है। अब 4 ही अंक की छोटी लिखना है, तो 4 अंक की छोटी संख्या क्या है, 1000। इनका क्या करना है, योग। योग करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 9 9 9 9 और 1 10, कितना आ जाएगा योग, 10,999। अब 10,999 किसमें, इसमें नहीं है, इस वाले ऑप्शन में ये है 10,999। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने पर अंक 9 कितनी बार आएगा। प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखें तो 9 कितनी बार आएगा, ये पूछा है। तो जब हमने संख्याएं लिखते हैं, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं, तो ये हमने कभी गौर किया है कि 9 कितनी बार आएगा। अगर नहीं किया है तो अब करके देखते हैं। सबसे पहले 1 से 89 तक की जब हम गिनती लिखेंगे, तो 1 से 89 तक की गिनती लिखने पर 9 आएगा 9 बार। कितनी बार आएगा, 9 बार। और जब 90 से 100 तक की संख्याएं लिखेंगे तो इसमें 9 आएगा 11 बार। कितने बार आएगा, 11 बार। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 का शून्य, हासिल की 1 और ये 2, मतलब 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने पर अंक 9 20 बार आता है। कितने बार आता है, 20 बार। तो हमारे पहले वाले आंसर में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में ये है, 20 बार आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। मतलब इनका बढ़ता क्रम क्या कहलाता है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी, ये कहलाता है बढ़ता क्रम। तो अब अपन देखते हैं, जो अपने 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन में जो संख्याएं हैं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं। तो अपन क्या करें, पहले वाले आंसर को देखते हैं। पहले वाले आंसर में है 1/3,
फिर है 1/2, फिर क्या है 0.25। या तो इसको भिन्न में होना था तो अपन भिन्नों का बढ़ता क्रम कर लेते, या फिर इन दोनों को दशमलव भिन्न में होना था तो अपन इसका भी बढ़ता क्रम कर लेते। तो क्या करें, सबसे पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलते हैं 1/3 को। तो 1 में 3 का भाग देंगे, नहीं जाएगा 0., तो यहाँ पे 0 3 का 9, घटा देते हैं तो बराबर 1 आएगा। दशमलव रखा हुआ है 1 0 3 का 9, फिर घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव का फिर से 0 डाल देंगे 3 का 9, मतलब ये हर बार 3 3 आता जाएगा। तो इसका आया इस 1/3 का दशमलव भिन्न आए 0.333। अब हम क्या करते हैं, 1/2 को और दशमलव भिन्न में बदल देते हैं। 1 में 2 का भाग देना है, भाग नहीं जा रहा तो 0., यहां पे 0, 2 पंचे 10, घटा दो कुछ नहीं, इसकी आ गई 0.5। अब बढ़ते क्रम में क्या करना है, पहले इनमें से सबसे छोटी, जो सबसे छोटी होगी, मतलब ये है दशमलव के बाद जिसका अंक बड़ा होगा वो बड़े। सबसे छोटी भिन्न लिखने के लिए क्या देखेंगे, दशमलव के बाद जिसका अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो सबसे छोटी हो गई 0.25, छोटी है किससे, यहां दशमलव के बाद 3 है, यहां दशमलव के बाद 5 है, तो इन दोनों में छोटी कौन हो गई 0.333, और इससे छोटी सबसे लास्ट में सबसे बड़ी हो जाएगी 0.5। अब ये किसके लिए, ये तो 0.25 इस छोटी है किससे, ये किसके लिए है 1/3 के लिए, 1/3 छोटी है किससे 1/2 से। तो ये बढ़ता क्रम हम देखते हैं किसमें है, 0.25, 1/3, 1/2, पहले वाले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में ये मौजूद है। अगला प्रश्न है, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो फिर अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी। इस प्रकार के प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक करना है। इस प्रश्न का हल समझने के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, या मान के चलते हैं कि ये 3 घंटियां हैं A, B और C। ये सबसे पहले 8:35 पर बजी हैं, 8:35 पर। अब अगली बार अगली घंटी जो बजेगी 8:35 और 12 सेकंड पर, दूसरी 8:35 15 सेकंड पर, और जो तीसरी घंटी बजेगी वो 8:35 और 18 सेकंड पर, 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वे पहली बार कितने बजे 8:35 बजे, सुबह 8:35 बजे बजी हो एक साथ, फिर अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में इनका जो प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का क्या निकाल देना है, लासा निकाल देना है। जो लासा आएगा वो सेकंड में आएगा, काय में आएगा, सेकंड में। जैसे 12, 15 और 18 का लघुत्तम समाप वर्ग निकालते हैं तो 2 का जाएगा 2 6, इसमें नहीं जा रहा 15 की 15 और 2 इनाम 18, फिर 2 का
2 तिया 6, 15 की 15 15, 9 की 9 9। अब 3 का 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 त्रिका 9। अब हम यहाँ छोड़ भी सकते हैं, क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक अब ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो 3 5 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 सेकेंड। 180 सेकेंड को अब हम काय में बदलेंगे, मिनट में। किस में बदलेंगे, मिनट में। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में कोई आंसर नहीं है, सेकंड में कोई आंसर नहीं है, चारों आंसर घंटे तथा मिनट में दिए गए हैं। तो इस 180 को हम किससे 60 से भाग दे देंगे, 180 बटे 60, 60 से हम भाग दे देंगे तो 100 से 100 नहीं कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, बराबर कितना आ गया, 3 मिनट आ गया। ये पहली बार में कब बजी है, 8:35 पर। तो अगली बार एक साथ बजेंगी बराबर 8:35 में 3 मिनट और जोड़ देंगे। तो यहां घंटे तो कुछ आया नहीं, यहां भी 0 है, यहां पे 3, ये जोड़ देंगे तो 5 और 3 8, 3 की 3 और 8 की 8, मतलब अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी, 8:38 पर। तो 8:38 पहले वाले ऑप्शन में है। 30, 36 तथा 90 की लासा तथा मासा में अंतर है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त और मासा मतलब महत्तम समापवर्तन। सबसे पहले 30, 36 और 90 का लासा निकालेंगे भाग विधि से। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अभी भी 2 का देंगे, 15 में नहीं जा रहा, 15 की 15 15, 2 नाम 18, 45 में नहीं जा रहा, 45 की 45। अब 3 का देंगे, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 का देंगे, 5 में नहीं जा रहा, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 5 का 1 1 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड आए बराबर 2 आया 2 बार, 2 गुणित 2, फिर 3 आया 2 बार, 3 गुणित 3 गुणित 5, 3 5 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180। लासा प्राप्त हुआ, लासा बराबर 180। अब इन्हीं संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा। तीस 36 90 का लासा प्राप्त हो गया 180। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा निकालने के लिए एक सतत विभाजन विधि है। उस विधि में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग दे देते। सबसे बड़ी है 90 और सबसे छोटी है 30। 30 तिया 90, 3 बार गया, कुछ नहीं कुछ नहीं। 30 और 90 का मासा आ गया 30। जिस संख्या से दी गई संख्या पूरी बार विभाजित हो जाती है वह उन दोनों संख्याओं का मासा कहलाता है। तो 30 और 90 का मासा आ गया 30। अब कौन सी बची है, 36। तो इस 36 में इस 30 का भाग दे देंगे, 30 एकम 30, बचा कितना 6, यहां कुछ नहीं। इस 6 का इस 30 में भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, घटा देंगे कुछ नहीं 5 बार। तो इन दोनों का 30 और 36 का मासा कितना आ गया 6। मासा बराबर 6।
अब इनमें पूछा क्या गया है, लासा तथा मासा में अंतर। तो अंतर करने के लिए अंतर बराबर 180 में से 6 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1, 174। 174 किसमें, पहले वाले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में 174। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 48 मीटर है। क्या निकालना है, हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसका इसमें परिमाप दिया है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा होता, भुजा गुणित भुजा होता है। पर इस प्रश्न में कहीं भुजा नहीं दी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। अब भुजा कैसे निकलेगी, चूंकि यहां परिमाप दिया है तो एक सूत्र है, भुजा बराबर परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4। ये 4 से 48 कैंसिल हो रही है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितने बार, 12 बार कैंसिल हो गई। तो ये कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा गुणित भुजा, मतलब 12 गुणित 12, 12 12 144 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, 144 वर्ग मीटर। पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में 144 वर्ग मीटर मौजूद है। इसमें क्या है, 240 का 80%, 400 के 35% से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम 240 का 80% निकालेंगे और 400 का 35% निकालेंगे, और अधिक ज्ञात करने के लिए जिसका ज्यादा मान आएगा वो उसमें से कम मान को घटा देंगे। तो सबसे पहले 240 का अर्थ होता है गुणा 80/100, ये प्रतिशत का चिन्ह अलग किए हैं तो 80/100। एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल हो गया, एक शून्य से एक शून्य ये कैंसिल हो गया। अब 24 गुणित 8 बचा है, तो 24 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 192 निकला। 240 का 80% निकाले तो कितना आया, 192। अब हम क्या करेंगे, 400 का 35% और निकालेंगे। तो इस 100 से ये 400 कैंसिल हो रही है, 100 एकम 100, 100 चौके 400। अब क्या करेंगे, 35 में 4 का गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल की 2, 4 3 12, 12 और 2, 12 और 2 आ जाएगा कितना, 14, 140। तो 400 का 35% निकाले तो कितना आया, 140। अब 192 में से 140 को घटाना है तो ये पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो अधिक बराबर 192 ऋण 140। तो यहाँ जब घटाएंगे यहाँ 2 आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो कितना आया, 52 अधिक आया। अब 52 अधिक किस में है देखते हैं, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में 52 है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति अपने प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपये पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके
5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई होगी। मतलब इसकी कुल कमाई ज्ञात करना है। हर घंटे का उसे कितने रुपए मिल रहा है? 15 रुपए। एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे करता है। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? उसका एक दिन की कमाई कितनी हो जाएगी? बराबर 15 गुणित 8, 15 अट्ठे 120 रुपये हो गई उसकी एक दिन की। अब कितने दिन? 5 दिन। तो 5 दिन की कुल कमाई कितनी होगी? 120 गुणित 5, 12 पंचे 60 और 600 रुपये। उसकी कुल कमाई हो जाएगी 600 रुपये 5 दिन की। और इसका दूसरा भी तरीका है, ये हर दिन 8 घंटे कर रहा है तो 5 दिन में कुल कितने घंटे करेगा? कुल घंटे बराबर 8 गुणित 5 बराबर 8 पंचे 40 घंटे हुए। तो फिर एक घंटे का कितना मिल रहा उसको? 15 रुपये। तो 40 घंटे का कितना मिलेगा? बराबर 15 गुणित 40, 15 शून्य शून्य और 15 चौके 60, 600 रुपये। अब 600 रुपये देखते हैं हमारा किस में है। पहले वाले ऑप्शन में है 75 रुपये, ये गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा सही है। चौथे में 600 रुपये मौजूद हैं। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से है। 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इसमें क्या क्या करना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, ये सूत्र है। अब इसमें मूलधन कितना है? 300 रुपये। 300 गुणित दर कितनी है? 6% वार्षिक। और समय कितना है? 2/1/2 वर्ष। तो इसको जब हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 वर्ष। तो समय बराबर 5/2। इस 100 से ये 300 कैंसिल हो रही है, 100 एकम 100, 100 तिया 300। इस 2 से ये 6 कैंसिल हो रही है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इस 3 में गुणा करना है, 3 त्रिका 9 और 9 पना 45 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 45 रुपये। अब ये 45 रुपये किस में है? चौथे वाले ऑप्शन में 45 रुपये है। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसका माप 3.6 मीटर गुणित 4.5 मीटर है को बनाने में होंगी। मतलब एक कमरे का फर्श है, उस फर्श पर क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है। टाइल्स की माप क्या है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार। मतलब टाइल्स है वर्गाकार और कमरा कैसा है? आयताकार। क्यों? क्योंकि उसमें लंबाई दी है, लंबाई बराबर दी है 3.6 मीटर और चौड़ाई दी है, चौड़ाई बराबर 4.5 मीटर। और टाइल्स की माप क्या है? टाइल्स की माप है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली। अब हम देखते हैं यहां पे जो टाइल्स की माप है और कमरे की माप, दोनों की मापों में अंतर है। तो हम क्या करेंगे? इस माप को, मीटर वाली माप को काय में बदल देंगे? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 3.6 गुणित 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव वहां आ जाएगा, 2 अंक खिसकेगा
तो यहाँ पे आ जाएगा 360 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस चौड़ाई को बदल देंगे तो 4.5 गुणित 100 बराबर, इसमें भी कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या जो उस फर्श पर लगाना है। तो बराबर क्या होगा, टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरा कैसा है, आयताकार, मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। और टाइल्स कैसी है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। अब इस 15 से ये 45 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब इस 3 से इस 15 को काट देंगे तो 3 एकम 3, 5 15। इस 5 से ये 360 को काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और बचा कितना 1। तो यहां संख्या बन जाएगी 10, 5 दूनी 10 और 72 एकम 72 और 1 शून्य ये यहां बचा है तो ये शून्य लगा देंगे। मतलब उस फर्श पर कुल कितनी टाइल्स लगेंगी, 720 टाइल्स लगेंगी। तो 720 देखते हैं किसमें है, पहले वाले ऑप्शन में 720 मौजूद है। एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शायद 5:30 बजे चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय है। हमें यह बताना है कि बस जब दिल्ली से चली तो अमृतसर पहुंचने में उसे कितना समय लगा है। बस का चलने का समय क्या है 5:30 और पहुंचने का समय क्या है, मतलब अगले दिन 7:36 पर वो कहां पहुंच गए, अमृतसर पहुंच गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5:30 से जब 5:30 पर बस चली यहां से 5:30 पर, और जब बस चलेगी तो यहां रात में उसको 12 बजे भी मिलेगी। क्या करना है, 5:30 से रात की 12 बजे तक का समय निकालना है। क्यों, फिर जो रात की 12 बजे से है सुबह के 7:36 तक तो 7 घंटे 36 मिनट ही होगा। पर ये समय निकालना है तो क्या करना है, 5:30 से रात 12 बजे तक का समय बराबर इस 12 में से ये 5:30 क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे 12 में से 5 घंटे 30 मिनट घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां घट नहीं रहा, 1 घंटा ये इसको उधार देगा तो 60 मिनट, यहां शून्य, 6 में से 3 गया 3 और यहां बचा 11 घंटे, तो 11 में से 5 गया 6 घंटे 30 मिनट आ गया। कितना आ गया, 6 घंटे 30 मिनट। अब क्या करना है, हमने अभी बताया था, अब रात 12 बजे से सुबह 7:36 तक कितना होगा, 7 घंटे 36 मिनट। तो अपन यहां लिख सकते हैं रात 12 बजे से सुबह 7:36 तक का समय, ये बराबर हो जाएगा 7 घंटे 36 मिनट। तो अब ये बस कब पहुंची अमृतसर में, तो इन दोनों को क्या कर देंगे,
अमृतसर पहुंचने में कितना समय लगा बस को, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल लगा समय बराबर 6 घंटा 30 मिनट धन 7 घंटा 36 मिनट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा 6, 3 और 3 6, 6 और 7 13। अभी आया 13 घंटे 66 मिनट। तो कहीं पे ये 66 मिनट नहीं पड़ते हैं, घड़ी में 66 मिनट नहीं पड़ते। क्यों, यहाँ पे क्या 1 घंटा और बन गया, तो इसमें से 60 मिनट और घटा देंगे, तो 1 घंटा और ये बन गया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे तो 6 मिनट बचेगा। ये जो घंटा बना है इसको 13 में जोड़ देंगे, तो 13 और 1 14 घंटे 6 मिनट। मतलब वो उस बस को अमृतसर पहुंचने में 14 घंटे 6 मिनट का समय लगा है। तो पहले वाले में देखते हैं, पहले में 2 घंटे 6 मिनट, दूसरे में है 14 घंटे 6 मिनट। अगला प्रश्न है, ग्राफ से मालूम करें विद्यार्थी सी तथा डी द्वारा मिलकर विद्यार्थियों ए, बी तथा सी से कितने अधिक प्रश्न हल किए। तो हम उस ग्राफ में देखते हैं, सबसे पहले सी का ग्राफ देखते हैं। तो सी का जो ग्राफ है वो कितने पे है, सी का ग्राफ है 14 पे। कितना पे है, 14 पे जाके रुका है, मतलब सी ने 14 प्रश्न हल किए। और डी ने कितने, डी का ग्राफ देखते हैं, तो डी का जो ग्राफ है वो 10 पर जाकर रुका है। तो ऐसे सी और डी को मिला के कुल कितने प्रश्न हल किए, 24 प्रश्न हल किए हैं सी तथा डी ने। अब किसका, ए का भी निकालना है और बी और सी, तो इन तीनों का ग्राफ भी देखते हैं हम। तो ए ने कितने प्रश्न हल किए हैं, ए ने जो प्रश्न हल किए हैं वो उस ग्राफ को देखते हैं, तो वो कहां पे रुका है, 4 पे रुका है, मतलब 4 प्रश्न हल किए। बी ने कितने किए, 8 प्रश्न हल किए। और सी ने भी कितने प्रश्न हल किए, 8 किए। तो टोटल इनके कितने हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। अब इसमें पूछा है कि कितने अधिक प्रश्न हल किए सी और डी ने। तो सी और डी द्वारा 24 प्रश्न हल किए गए और ए बी सी द्वारा 20 प्रश्न हल किए गए। तो सी और डी द्वारा कितने ज्यादा अधिक हल प्रश्न किए गए, इसमें से घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा, 4 प्रश्न अधिक हल किए गए। 4 किसमें है, पहले में नहीं है, दूसरे में 4 है, तीसरे गलत, चौथा भी गलत। अगला और आज का आखिरी सवाल है, संख्या क्रम 123, 234, 345 की अगली 2 संख्याएं हैं। सबसे पहले हमें इनमें क्रम देखना है कि क्रम क्या चल रहा है। यहां पे आया 123, फिर 234, फिर 345। इसी क्रम में जो अगली 2 संख्याएं आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, मतलब जो क्रम चल रहा है एक एक बढ़ के चल रहा है। तो यहाँ पे जो अगले क्रम की जो संख्या होगी 4 और 5, मतलब ऐसे उत्तर जिनकी शुरुआत 4 और तथा 5 से हुई हो। तो देखते हैं, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों में 4 से शुरुआत हो रही है। और दूसरा वाला ऑप्शन 3 से शुरुआत हो रही है, तो ये भी गलत होगा। अब अपने पास तीसरा ऑप्शन बचता है जिसमें 4 और 5 है, बाकी ये वाला भी गलत है क्योंकि इसमें 4 से शुरुआत हुई और 6 से हुई, तो ये तीनों गलत होगा। कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसी के नीचे की 2, 3, 4, मतलब यहां आएगा 5, 6,
फिर यहाँ पे कितना है 3 4 5 6 7, तो मतलब कौन सी 456 और अल्पविराम 567, ये वाली दो संख्याएं किसमें हैं? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन सही है।